नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद प्रेम पर स्वागत है। मैं डॉक्टर पी पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी A&D किसान PG कॉलेज गोंडा। छात्रों, अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर चर्चा की। उसके 2 वीडियो हम लोगों ने देखे। अब उसी लेक्चर पर आधारित जो इसका फर्स्ट पार्ट था समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर, जो लेक्चर 1 था, उस पर आधारित कुछ परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न वो हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि लेक्चर में जो जो बातें आई थीं उसके आधार पर इन प्रश्नों को हल करने में हम अपने आप को कितना सक्षम पाते हैं। छात्रों, ये जो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी प्रश्न इसके पहले बहुत सारी परीक्षाओं में इससे पूछे जा चुके हैं। तो आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसको हल करने की कोशिश करिएगा। यदि आपने अभी तक लेक्चर 1 नहीं सुना है समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर, तो प्लीज़ उसको पहले सुन लीजिए, फिर इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने सुझाव मुझे दीजिए कि किस तरीके से मैं आप सभी को और भी नोट्स उपलब्ध करा सकूं और अच्छे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो छात्रों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि GIC की जो प्रवक्ता परीक्षा का फॉर्म निकला है उसका आवेदन मांगा गया है। उसकी सीरीज़ में हम लोग अब तक 2 लेक्चर कर चुके हैं और उन 2 लेक्चर के बाद जो ये लेक्चर 3 है, ये लेक्चर 1 पर आधारित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई? दोस्तों, आपको अब अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई। A अमेरिका, B एशिया, C यूरोप, D ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है यूरोप। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो छात्रों, इसका आंसर है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति फ्रांस में हुई। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि पुनर्जागरण काल रेनेसां का संबंध किस काल से है? अब आप लोग वीडियो को याद करिए, लेक्चर 1 में जो हम लोगों ने दिया था और हम लोगों ने ये कहा था कि जो पुनर्जागरण काल है उसका संबंध 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में है। 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का संबंध जो है वो पुनर्जागरण काल का है। ये ले नहीं रहा है। इसी तरह से प्रबोधन युग, चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एनलाइटमेंट पीरियड का संबंध किस क्रांति से है? आप कंफ्यूज मत करिएगा छात्रों, पुनर्जागरण काल अलग है और प्रबोधन युग अलग है। तो प्रबोधन युग को एनलाइटमेंट पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो विकल्प दिया गया है, A फ्रांसीसी क्रांति एवं वाणिज्यिक क्रांति, B वाणिज्यिक क्रांति एवं औद्योगिक क्रांति, C औद्योगिक क्रांति एवं वाणिज्यिक क्रांति, D औद्योगिक क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति। आपने सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए।
मैं बताता हूँ। प्रबोधन युग का संबंध औद्योगिक क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति से है। प्रबोधन युग का संबंध औद्योगिक क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति से है। क्लियर है छात्रों? पांचवें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि प्रबोधन युग के समय यूरोप में कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी। अब आपको इसका आंसर देना है कि जब प्रबोधन युग हुआ, एनलाइटमेंट पीरियड, उस समय, अब एनलाइटमेंट पीरियड कौन सा था? औद्योगिक क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ, तो उस समय यूरोप में कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? तो इसका उत्तर होगा छात्रों सामंतवाद। याद करिए कि सामंतवाद की प्रणाली जो थी वह परिवर्तित होकर पूंजीवादी प्रणाली में परिवर्तन हुआ था। इसका मतलब प्रबोधन युग का जो समय था उसमें सामंतवाद की प्रणाली प्रचलित थी। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6ठे नंबर पे कि पुनर्जागरण युग का संबंध किन क्रांतियों से है। अब जैसे आपने देखा कि जो प्रबोधन युग था उसका संबंध औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति से था, उसी तरीके से पुनर्जागरण युग का संबंध किन क्रांतियों से है? इसका आंसर होगा वाणिज्यिक क्रांति एवं वैज्ञानिक क्रांति। तो इसका ऑप्शन सी सही है, वाणिज्यिक क्रांति एवं वैज्ञानिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की। अब अमेरिका की खोज किसने की, किस नाविक ने? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। इसका ऑप्शन सी सही है, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। 8वें क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई। तो आपको मालूम है, अगर लेक्चर आपने ध्यान से सुना होगा, कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो 8वें क्वेश्चन के ऑप्शन में ऑप्शन सी 1492 सही है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है कि भारत की खोज किस वर्ष हुई। तो छात्रों आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले अमेरिका की खोज हुई थी, उसके बाद भारत की खोज हुई थी। अब अमेरिका की खोज 1492 में, तो भारत की खोज 1498 में हुई थी। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत की खोज किसने की। तो भारत की खोज, अब पहले आप ध्यान दीजिए कि अमेरिका की खोज किसने की। तो अमेरिका की खोज अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7 में कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। तो भारत की खोज किसने की? भारत की खोज वास्को डिगामा ने की 1498 में, वास्को डिगामा। आगे हम लोग बढ़ते हैं छात्रों और देखते हैं कि इस आगे का प्रश्न कौन सा है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति का संबंध किस वर्ष से है? 1789। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का समाज कितने वर्ग में विभाजित था, कितने वर्ग थे। तो छात्रों हम लोगों ने पढ़ा था कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस में समाज के 3 वर्ग विभाजित थे, 3 स्टेट्स थे उसमें। कौन कौन से? पादरी, सामंत और सामान्य जन, क्लर्जी, फ्यूडल और कॉमनर्स। ये 3 वर्ग उस समय फ्रांस में प्रचलित थे। ये 3 वर्ग थे वहाँ पर, इनको 3 स्टेट्स भी कहा जाता था। आगे क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है, किस राजा की पत्नी ने यह वाक्य बोला था कि यदि तुम्हारे पास ब्रेड रोटी नहीं है तो केक खा लो। मैं प्रश्न फिर से पढ़ूंगा
कि किस राजा की पत्नी ने यह वाक्य बोला था कि यदि तुम्हारे पास ब्रेड रोटी नहीं है तो केक खा लो। तो आपको पता है कि इसके में कि किस तरीके से लुई 14 के शासनकाल में फ्रांस बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता है। लुई 15 को एक जर्जर फ्रांस मिलता है और वो महाजनों से ऋण लेना शुरू करता है। इसी तरह से लुई 16 के समय आते आते स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है और लुई 16 की जो पत्नी थी वो अपनी फिजूल खर्ची के लिए बहुत बदनाम थी। तो एक बार जब वहाँ की जनता पूरी भुखमरी से गुजर रही थी तो वो महल के सामने, राजा के महल के सामने इकट्ठा होती है। तो वहाँ राजा की पत्नी जनता से ये कहती है कि यह एक इतिहास प्रसिद्ध वाक्य है कि यदि तुम्हारे पास ब्रेड रोटी नहीं है तो केक खा लो। तो यह लुई 16 की पत्नी ने बोला था। तो इसका आंसर बी, लुई 16। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं कि द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह पुस्तक मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी और उन्होंने पृथक्कीकरण का सिद्धांत दिया था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लॉक द्वारा लिखी गई है, लॉक। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो छात्रों, हम लोगों को मालूम है कि फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में एक घटना हुई थी, वेस्टाइल जेल पर आक्रमण। तो जब वहाँ की जनता ने वेस्टाइल जेल पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर जो कैदी बंद थे उन सबको रिहा करा दिया, तो उसी दिन को फ्रांस के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और वह तारीख थी 14 जुलाई 1789। आप लोग इसको याद कर लीजिए, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं कि टेनिस कोर्ट की शपथ का संबंध किस क्रांति से है? अब आप याद करिए कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उसमें जो पहली घटना थी वो टेनिस कोर्ट की शपथ ही थी। तो इस प्रकार टेनिस कोर्ट की शपथ का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था का संबंध किस क्रांति से है? बैंकिंग व्यवस्था का संबंध किस क्रांति से है? तो हमें मालूम ही है कि बैंकिंग व्यवस्था का जो प्रसार हुआ, बैंकिंग व्यवस्था की जो स्थापना हुई, शुरुआत हुई, वह वाणिज्यिक क्रांति की वजह से हुई। तो इसके ऑप्शन सी, वाणिज्यिक क्रांति सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष फ्रांस की सत्ता पर काबिज हुआ? अब छात्रों, नेपोलियन बोनापार्ट कैसे सत्ता पर काबिज होता है कि 1795 में फ्रांस में डायरेक्टरेट की स्थापना होती है। उसके 4 वर्ष बाद एक युवा सैनिक नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की सत्ता, डायरेक्टरेट की सत्ता पलटकर अपने हाथ में ले ली और खुद डायरेक्टर बन बैठा। इस प्रकार से 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो इसका आंसर होगा बी, 1799। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं कि वेस्टाइल जेल कहाँ पर स्थित थी? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वेस्टाइल जेल पर आक्रमण करके वहाँ कैदियों को छुड़ा दिया गया था और जिस दिन छुड़ाया गया था 14 जुलाई 1789 को, उसी दिन फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये वेस्टाइल जेल कहाँ पर स्थित था? फ्रांस में। इस तरीके से जो लेक्चर 1 पर आधारित ये 20 प्रश्न हैं, इन 20 प्रश्नों को आप लोग बार बार, 3 बार, 4 बार आप वीडियो बार बार देखकर इसको कंठस्थ कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी लेक्चर 2 पर जो सामाजिक उद्भव एवं विकास का लेक्चर 2 हुआ था,
उस पर आधारित शेष प्रश्न हम आगे के पार्ट में, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की पार्ट 2 है, उसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये प्रश्न आपको उपयोगी लगे हों, तो आप कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।